अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। अमेरिका ईरान जंग से दुनिया को 2 अरब 60 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई का नुकसान हुआ। आलमी ज़खायर को दोबारा भरने में 18 माह का अरसा दरकार होगा। सऊदी जॉइंट कंपनी अरामको के सरबराह का बयान। पाकिस्तान की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से ML1 रेलवे मंसूबे में माली मुआवनत की दरखास्त। सदर जायका ने वफाकी वजीर इक्तसादी उमूर अहद चीमा से मुलाकात में प्रोजेक्ट पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। और स्टील सेक्टर के लिए FBR का नया सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। मुंतखब कंपनियों से बिजली के हर यूनिट पर ₹5 टैक्स लिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताएं कुछ गैर मुल्की करेंसीज के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी रोज की तरह 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत ₹270.75 हो गई। यूरो को देखें तो ये 62 पैसे महंगा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड 53 पैसे बढ़कर ₹373.72 का हो गया है। गोल्ड मार्केट का जिक्र कर लें। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया। फी तोला ₹10,000 महंगा हुआ। कीमत ₹4,37,936 हो गई है। 10 ग्राम के रेट्स ₹8500 बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो सोना $100 फी ओंस महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत $4155 हो गई है। आज के मौजू की तरफ आएंगे। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और ईरान के बढ़ते तजारती ताल्लुकात का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे खित्ते में नई डेवलपमेंट्स का। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आबने हुर्मुज़ भी जल्द खुलने का इम्कान हो गया है, जिसके बाद इसकी अहम बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल हो जाएगी, ये उम्मीद पैदा हो गई है। ईरान और अमेरिका से मुस्बत इशारे भी मिलने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल भी 6% तक सस्ता होकर 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया है। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ईरान जॉइंट ट्रेड कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ईरानी वजीर तजारत ने भी शिरकत की। दोनों बरादर ममालिक ने बाहमी तजारत को $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द मुकम्मल करने के अज़म का भी इज़हार किया गया। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक दोनों ममालिक में आज़ाद तजारती मुआहदे के कवायद और टैरिफ में कमी के तरीक़ेकार पर भी पेशरफ्त हुई है। दो तरफा तजारत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम तेज़ करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और ईरान ने बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया है। बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वसअत देने और मौसर बनाया जाएगा। सरहदी तिजारत के फ़रोग और मकामी आबादियों को मुआशी मौक़े फराहम करने के अज़म का भी इज़हार किया गया है। मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम की जाएंगी। फिर मुतफ़िक़ा फ़ैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए तकनीकी कमेटियाँ भी काम जारी रखेंगी। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर तजारत ने पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि ईरान कराची और गवादर की बंदरगाहों के जरिए ताउन को वसअत देने में दिलचस्पी रखता है। इन पोर्ट्स के इस्तेमाल से ईरानी अशिया को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। फिर दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट के लिए भी पाकिस्तानी पोर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड को देखें तो इसका वॉल्यूम $3 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि गैर रस्मी तजारत यानी कि इनफॉर्मल तजारत जो है उसका अंदाज़ा भी इससे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान ईरान से LPG, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तारकोल, स्टील, प्लास्टिक, केमिकल्स और खजूरें मंगवाता है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए दोस्त मुल्क को टेक्सटाइल मसनूआत, सर्जिकल आलात, लाइफ स्टॉक, फल और सब्जियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं। दोनों ममालिक तजारत के लिए बार्टर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ममालिक ने स्मगलिंग की हौसला शिकनी, कानूनी तजारत को फ़रोग देने और मकामी आबादियों को सहूलत देने के लिए पाक ईरान सरहद पर 6 मुश्तरका बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट्स कायम करने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान गवादर समेत सरहदी अजला के लिए भी बिजली भी ईरान से इम्पोर्ट करता है। फिर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई के लिए अब अफगानिस्तान के बजाय ईरान का रूट इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमरीकी जारियत के दौरान पाकिस्तान के ज़मीनी रूट्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए अपनी ज़रूरियात का सामान ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान लाया गया। अगर बात की जाए पाकिस्तान और ईरान के तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की, तो ईरान पर मगरबी ममालिक की पाबंदियों खुसूसन बैंकिंग सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शंस के बायस इसमें मुश्किलात का सामना भी है। इसके बायस गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान से पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा होता है तो दोनों ममालिक की तजारत का वॉल्यूम कई गुना बढ़ सकता है। इस पर आज हमने बात करनी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर बहरी उमूर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC हसन दाऊद भट्ट साहब होंगे। माहिर मईशत सईद अली वासिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले मैं आपकी जाने आऊँगा। एक सबसे पहले हम ज़रा ट्रेड पे जाने से पहले ये बात कर लें जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, और हम देख रहे हैं कि अब बहरान में कुछ हमें ईज़ दिखाई दे रहा है। अभी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि शायद कल आपने हुर्मुज़ खुल जाए।
मईशत पर काफ़ी असरात आए थे इसके, जो हम देख रहे हैं मुसलसल जंग के जो असरात हैं, अब कुछ हम देखेंगे आने वाले वक्त में, अब कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शादेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया कि यकीनन इंशाल्लाह बेहतरी के असरात होंगे। और जब भी ये मुआहदा पाए तकमील तक पहुंचने के करीब होगा तो याद रखिएगा कि बुनियाद इस्लामाबाद एकॉर्ड से ही होगी। इसलिए मुझे कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कि पहले भी मामलात तो पाकिस्तान ने ठीक ही करा दिए थे। हुर्मुज़ को भी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खुलवा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर ज़ाहिर है एक नीयत का फुकदान पैदा हुआ और उसके बाद उनकी नीयत के अंदर इजराइल का तड़का लगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना फिर हम एक दफ़ा दोबारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके देखें। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी जो मुआहदा हुआ जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, मुआहदा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मुआहदे के करीब हैं, ऐसा कहना है Axios.com का, जो कि एक आजकल बड़ी मशहूर वेबसाइट बनी हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि ये करीब है। इससे पहले 2 दिन कबल भी अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया था, जिसको ईरान ने रद्द कर दिया था कि हमारा कोई मुआहदा उनसे अभी तक कोई तय नहीं हुआ। देखिए, बुनियाद जो है वो वही 14 नुकात के अंदर ही आपको मिलेगा, जहां ये कहा गया था कि ईरान का अजाला किया जाएगा और $300 बिलियन उसके लिए दिए जाएंगे, उनके मुंजमद असाफे उनको खोला जाएगा, उनकी जो शुमाली गुजरगाह है जो कि आबनाए हुर्मुज़ में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ईरान के बताए हुए रूट के ऊपर। और फिर इसी तरीके से ये कहा गया था कि जो ओमान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके 60 दिन तक इसको मौका दिया जाएगा और इस दौरान कोई लेवी, कोई फीस और कोई टोल जहाज़ों से नहीं वसूल किया जाएगा। हाउएवर इसके बाद अगर वसूल किया जाएगा, क्योंकि ये क्लॉज इटसेल्फ बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है कि क्या इसके बाद ऐसी इजाजत होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप माशाल्लाह, तो आपको पता है अमेरिका पैसा कभी नहीं खर्च करता। तो ये $300 बिलियन तो उनका 39 डेज वॉर के अंदर था। अब ये जो वॉर में नया डेवस्टेशन हुई है, हो सकता है अब ये 400 बिलियन जा पहुंचे। तो ये पैसा वो इसी अंदाज में देंगे कि वो कोई लेवी ले लें, कोई फीस अदा कर लें, लेकिन जाहिर है इससे जो फिर एक तिजारती रास्ता है और उसकी गुजरगाह के ऊपर बहुत आपको लगता है कि ईरान पर से सख्तियां भी कम होती दिखाई देंगी इसके बाद? ईरान के ऊपर सख्तियां, जो मैंने गुजारिश की ना कि जो उनके 14 नुकात हैं उसके अंदर सवाए न्यूक्लियर के मामलात के बाकी तकरीबन कोई 3671 सैंक्शंस हैं, जिनके अंदर से उम्मीद ये है कि पहले मरहले के अंदर 2400 के करीब सैंक्शंस जो हैं वो मरहलावार खत्म हो जाएंगी। उसके अंदर जैसे सबसे बड़ी बात है कि ईरानी तेल की तरसीलात, दूसरी जानिब जो है वो उनके ऊपर जो सिफारती पाबंदियां, उनके ऊपर तिजारती पाबंदियां, इसी तरीके से उनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ईरान कर सकेगा और फिर इंटरनेशनल मंडी के अंदर वो डॉलर के अंदर ट्रेड कर सकेगा, एलसीज खोली जा सकेंगी, दीगर बैंकिंग, इंटर बैंकिंग जो ट्रेड है वो ये तमाम जो मामलात है, बिल्कुल इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। हम जरा शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हम जो पाकिस्तान ईरान के दरमियान तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ, इस पर बात करेंगे। शकील साहब बहुत शुक्रिया। अब शकील साहब, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी क्या पेशरफ्त हो रही है, और पाक ईरान तिजारत की राह में जो बड़ी रुकावटें हैं वो आपके नज़दीक क्या हैं जो अब दूर हो जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है? इजलास के दौरान कुछ मजीद नुकात भी थे जिसमें पेशरफ्त हुई है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। पेशरफ तो काफ़ी हुई है, वादे वईद भी हुए हैं, कमिटमेंट्स भी हैं, एक दूसरे को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस भी बड़े एक्सीलेंट हैं, तवातर के साथ विजिट भी हो रहे हैं। और अब जो ट्रेड कमेटी जॉइंट जो हुई है, आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ है, उसमें जो वादा किया गया एक बार फिर दोहराया गया बेसिकली कि $10 बिलियन तक लेके जाना है इस ट्रेड को, जो कि इस वक्त $3 बिलियन है। और ये जो $3 बिलियन की ट्रेड है ये भी बेसिकली ईरान के हक में है, क्योंकि $1.7 बिलियन की ज़्यादा ईरान पाकिस्तान को अशिया बेच रहा है। पाकिस्तान कोई $700 मिलियन से ज़ायद की एक्सपोर्ट कर रहा है और ईरान पाकिस्तान को चीज़ें बेच रहा है वो $2.4 बिलियन से ज़ायद की हैं। तो ये ट्रेड गैप भी पाकिस्तान ने कम करना है। दोनों मुल्कों की अगर आप जो मार्केट है वो देखें शाहजेब, 33 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है दोनों मुल्कों की, दोनों नेबर्स भी हैं, ट्रेड रूट्स भी हैं, लेकिन ट्रेड का वो पोटेंशियल जो होना चाहिए वो नहीं है। तो अब ये वादा यही किया गया है कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उस पर कहा गया है कि पेशरफ्त की जाएगी, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दी गई।
कहा गया है कि आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर का वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो हो सकता है कि FTA हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान की बरामदात जो है ईरान को उसमें इजाफा होगा, रेगुलर ट्रेड बढ़ेगी, स्मगलिंग पर पहले काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और उसमें मज़ीद जो रेगुलर ट्रेड है उसमें इजाफा होगा। लेकिन जो इश्यूज़ की जो आपने क्वेश्चन किया है कि मसाइल क्या हैं, निशानदेही, वो बेसिकली काफ़ी फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। दोनों मुल्क पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2017 से एक MOU साइन हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान और उसका बुनियादी मकसद ये था कि बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए ट्रेड की जाए। लेकिन आज 9 साल हो गए हैं, उस पर उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि ईरान के ऊपर US के सेंक्शंस हैं, इंटरनेशनल सेंक्शंस हैं, हमारे एक निजी बैंक को पेनल्टी भी हो चुकी है। तो रिलक्टेंट हैं पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं वो भी ट्रेड करने के लिए। लेकिन ईरान की तरफ से भी अब कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि वो पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर उनकी तरफ से जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर वीज़ा फ़ी है, फिर अटेस्टेशन फ़ीस है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की जो कास्ट है, जो पाकिस्तानी यहाँ से चीज़ें वहाँ भेजते हैं, फिर सीजनल पाबंदियाँ ईरान की गवर्नमेंट आयद कर देती है, जैसे पाकिस्तानी चावल है, कीनू है, इस तरह की मसनूआत हैं। तो वो बाज़ का 4 महीने से ज़्यादा 7 से 8 महीने भी पाबंदी होती है, जिससे पाकिस्तानी जो बरामदात हैं वो सफ़र होती हैं। तो पोटेंशियल शायद ह्यूज है, लेकिन उसके लिए दोनों ममालिक अब काफ़ी करीब आ चुके हैं। उम्मीद ये है कि नियर फ्यूचर में इसमें पेशरफ्त होती नजर आ रही है। दोनों ममालिक काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला अमीर गुल में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC हसन दाऊद भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माहिर मैशत सैयद अली वासिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हसन साहब, अगर मैं आगाज़ यहाँ से करूँ, जैसे कि शकील साहब भी फरमा रहे हैं कि माजी में भी बहुत कुछ हुआ है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड का जिक्र करें, 2006 में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 2012 में भी 2 तरफा तजारत को $10 अरब तक ले जाने का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया। फिर अप्रैल 2024 में भी हमने देखा सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के दौरान भी कुछ मुआहदे हुए, MOUs पर दस्तखत हुए, और अब जब हम देख रहे हैं 2026 में एक बार फिर $10 अरब की तजारत और FTA की बात हो रही है। लेकिन इस बार 2 तरफा तजारत 2 से 3 अरब डॉलर से ऊपर जाती हमें दिखाई देगी। ये हमें प्रैक्टिकल होता दिखाई देगा? बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड होता है या रीजनल ट्रेड होता है, उसके पीछे अब आजकल के टाइम एंड एज में जो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और जिस तेज़ी से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तेज़ी से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रीजन के ऊपर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक अलाइंसेज हों, चाहे ट्रेड अलाइंसेज हो, बढ़ रहा है। और आपके मुझसे काफ़ी सीनियर कॉलीग मिलिट्री एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में बात की। आई थिंक इससे ट्रेड बढ़ता है। देखें, हिस्टोरिकली 2 चीज़ें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ाती हैं, एक ट्रेड होती है और एक टेक्नोलॉजी होती है। लोग नेचुरली ये कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ाती हैं। अभी आप जिस तरह US और अमेरिका के ट्रेड बैरियर्स देखें, पाकिस्तान और जो रीजन है और जिसका मेजर स्पेशली एशिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो ये है कि ममालिक अब सिर्फ इंटरकनेक्टेड नहीं रह रहे, इंटरडिपेंडेंट बढ़ रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान या ईरान हो, इंशाल्लाह जैसे कि हालात बेहतर होंगे उसके साथ ही, या आसियान और चाइना हो, या पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, ये आपस में ना सिर्फ कनेक्टेड हो रहे हैं बल्कि डिपेंडेंट भी हो रहे हैं एक दूसरे से। चाहे वो कोविड के नतीजे में हमें पता चला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीजनली एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही हैं तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पाकिस्तान से चावल जा रहे हो या ईरान के ज़रिए कोई एग्री बेस्ड प्रोडक्ट आ रहा हो या लाइफ स्टॉक आ रहा हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और इस टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह 10 बिलियन एक बहुत अचीवेबल नंबर है। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल जो होता हूँ वो FTA के लिहाज से होता हूँ, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट के आपस में साइन करने या G2G एग्रीमेंट्स यकीनी तौर पे ही होते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन प्राइवेट सेक्टर जो एसोसिएशंस होती हैं, जो चेम्बर्स होते हैं, उन्होंने करनी होती। हमने ये देखा कि जब चाइना के साथ FTA 2 हुआ, CPEC के दौरान ही हो रहा था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई, बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग की गई, लेकिन पाकिस्तान उस तरफ फ़ायदा नहीं उठा सका। तो पाकिस्तान ने अगर टेंजिबल फ़ायदा उठाना है, बिल्कुल फ़ायदा उठाना है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप अब्दुल्ला अमीर गुल साहब। जैसे कि हसन साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बैंकिंग चैलेंज का बार बार जिक्र होता है। इस वक्त ईरान से तजारत में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि मगरबी ममालिक की पाबंदियां ही हैं? बैंकिंग चैनल्स पर पाबंदियों के बायस हम देखते हैं कि तजारत को बढ़ाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन अगर हम देखें चीन और भारत जैसे ममालिक को, तो ज़ाहिर है वो तो ईरान के साथ इसके बावजूद कारोबार इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा तरीक़ेकार निकाला जा सकता है कि जो पाबंदियां हैं उसके होते हुए भी हम तजारत को बढ़ा सकें?
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। देखें, हमें तो ऑयल की प्राइसेस के ऊपर उसी वक्त तयन कर लेना चाहिए था जब हमें मौका मिला था, जब उनके ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट हुई थी ड्यूरिंग द वॉर। तो पाकिस्तान अगर उस टाइम पे एग्रीमेंट कर लेता, जिस तरह से रिलायंस इंडिया ने किया था 5 मिलियन बैरल्स का, तो उस टाइम पे ज़ाहिर है पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम ना आती, हमारे पास एग्रीमेंट होता है। हाउएवर, आपका सवाल का जो बिल्कुल जवाब है, सबसे बड़ी बात है कि आप बार्टर ट्रेड में कर लें तो आपके ऊपर इश्यूज खत्म हो जाते हैं। मेरी क्योंकि ईरानियन मुतअद्दिद प्रेसिडेंट से मुलाकातें हो चुकी हैं, उनकी तमाम लीडरशिप से मेरा राब्ता रहता है, इसलिए मुझे मालूम है कि वो डेस्परेट है आपके साथ काम करने के लिए। $37 बिलियन वो आपका हुजम लेके जाना चाहते हैं, और शायद 3 साल के अंदर, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। दूसरी बात यह है कि वो बार्टर ट्रेड करना चाहते हैं, और अभी जो 820 मिलियन का हमें जो टैक्सेशन की शक्ल में नुकसान हो रहा है फ्यूल की वजह से, क्योंकि जब फ्यूल इलीगल आता है, जो कि 14% इस टाइम पे पाकिस्तानी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, तो वो अगर हम लीगलाइज कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और चीज़ जो मेरी सदर इब्राहिम रईसी शहीद से मुलाकात के दौरान बात हुई थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो एक बहुत अहमियत का हामिल है, और ईरान कहता है कि हमने पिछले कई अरसे से उसको मुकम्मल किया हुआ है अपनी साइड से, आप भी उसको मुकम्मल करें। जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल जो है वो मुश्किलात हैं, बैरूनी दबाव है, हम ताज़ा FATF में वाइट लिस्ट के अंदर वापस आए हैं, भारत अभी भी कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बार्टर ट्रेड वाला। मैं चाहता हूं इसको आगे लेकर जाऊं। अली वासिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली वासिफ साहब। अली वासिफ साहब, जैसे कि अब्दुल्ला साहब भी फरमा रहे हैं, यूएस बड़ा इशू रहा है, लेकिन ये बार्टर ट्रेड सिस्टम एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसे ब्रॉडन करना चाहिए, आपको लगता है? जी बिल्कुल सही फरमाया। और मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि जो हम इस 10वें जो इजलास हुआ है इसके अंदर 7 अरब का तकरीबन जो है वो एक ह्यूज नंबर है जो कि प्रपोज किया गया है, और ये अचीव करना ज़ाहिर है कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें ज़ाहिर है जो हमारी एक ऑलरेडी हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे होते हैं उस तरह करेंसी के थ्रू वो नहीं करना चाह रहे, वो चाहते हैं कि वाटर ट्रेड के अंदर जो है वो चीज़ अशिया जो है वो एक्सचेंज की जा सकें। इसमें हमारे पास जो ज़्यादा पोटेंशियल मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो तवानाई के सेक्टर में है। ज़राअत जो है उसको टैप किया जा सकता है, मादनियात हैं, ट्रांजिट है, पेट्रोकेमिकल जो अशिया हैं उनका जो है वो हम ट्रेड कर सकते हैं। जो करंट ट्रेड है वो जाहिर है कि ईरान के फ़ायदे में ज़्यादा जा रहा है, और पाकिस्तान जो है उनको कम एक्सपोर्ट कर पा रहा है, और हम ज़्यादा रिसीविंग एंड पर हैं, हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इस हवाले से जो फिगर दिया गया है 10 अरब डॉलर वाला, वो ज़रा थोड़ा सा मुझे लगता है कि सियासी ज़्यादा है और अचीवेबल कम है, इस सेंस में कि जो टाइम फ्रेम है उसको नहीं मुतय्यन किया गया। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो मेरे ख्याल में 3 से 5 साल का अरसा कम से कम दरकार होगा। ये बड़ा अहम सवाल है आपका अली वासिफ साहब कि ये कितना अचीवेबल है और उसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शकील साहब, एक तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि $10 बिलियन तक हम ले जाना चाहते हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, और अब तक हमारी ट्रेड किस हद से हुई है, जरा ये भी आप बताइएगा, खासतौर पर पाबंदियों की वजह से ईरान पर। देखिए, पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान की जो ट्रेड है विद ईरान वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई है, क्योंकि हम नेबर कंट्रीज़ हैं, हमारी जो कल्चर है वो भी आपस में मिलता है, मज़हब के लिहाज से भी हमारा रिलेशन है। लेकिन आप देखें कि ट्रेड का सिर्फ $3 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड ये बहुत कम है। जो ईरान है वो $115 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, $85 बिलियन की इंपोर्ट भी करता है। इतना ह्यूज नंबर है। चाइना के साथ, एशियन कंट्रीज़ दीगर हैं उनके साथ भी उनकी ट्रेड है। ज़ाहिर है ऑयल की उनकी ज़्यादा ट्रेड है उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नेबरहुड में है। पाकिस्तान के साथ ईरान की तजारत बहुत कम है, और जो है वो भी ईरान के फेवर में है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान से जो चावल हैं, जो रवायती जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं चीज़ें, जिसमें सर्जिकल गुड्स भी हैं, इसके अलावा सब्जियां हैं, फल हैं, और ये सारी चीज़ें ईरान को एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। इसमें इजाफा हो सकता है अगर ट्रेड बैरियर्स जो हैं खासतौर पर ईरानी हुकूमत की तरफ से ट्रेड बैरियर्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शकील साहब। शकील साहब, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हसन साहब आपकी जानिब लाऊंगा। जैसे कि अभी शकील साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के हिस्टोरिकल टाइज हैं, और ज्योग्राफिकली भी अगर देखा जाए हम नेबर्स हैं, मजहबी तौर पर भी काफ़ी करीब हैं, फिर भी जो बायलैटरल ट्रेड है अपने पोटेंशियल से हमें कम दिखाई देती है। इसकी बड़ी वजह आपके नज़दीक क्या है? क्या वाकई सैंक्शंस हैं, या फिर जो इनफॉर्मल ट्रेड है उसकी वजह से भी हम ये नंबर्स कम देखते हैं?
फिर हमारे रीजन को ना बिटर पॉलिटिक्स खा गई है। अगर हम इस बिटर पॉलिटिक्स को साइड पे कर देना तो फिर बहुत कुछ आगे जा सकता है। और हमारे रीजन में तमाम मुल्क की अपनी अपनी नेचुरल एंडाउमेंट है। खुदा ने हर मुल्क को बहुत कुछ दिया हुआ है, इंक्लूडिंग ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आपस में मिला के, जो शकील भी बात कर रहा है, कन्वर्ज करते हैं। अब दो सिनेरियोज बन सकते हैं। एक ये है कि ये जंग सैंक्शन उठ जाए और एक सैंक्शन ना उठे। अगर sanction उठ जाए तो मैं आपको बिल्कुल ही विदाउट एनी एग्जिजरेशन ये कह दूं कि 10 बिलियन भी एक नंबर जो है ये कम है। अगर सेक्शन बढ़ जाएगा तो आपकी ऑयल, पेट्रोकेमिकल, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट, अगर अब पाकिस्तान जो है नेचुरली अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाता है थ्रू जो सी पैक या और जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट भी ले रही है, एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री के उड़ान पाकिस्तान, तो ये नेचुरली ये आगे की तरफ जा सकता है, 10 बिलियन भी क्रॉस। अच्छा, उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्रीज भी देखनी है। हमने ये जो हमारा शौक है ना, हम लोग इख्तलाफात ढूंढ रहे होते हैं, इसको साइड पे करते हुए हमने कॉम्प्लीमेंट्रीज देखनी है। जिस तरह गवादर और चाबहार की कॉम्प्लीमेंट्रीज देखनी है टूरिज्म के लिहाज से। हमने टूरिज्म सेक्टर की तो बात ही नहीं की, जिसका ग्रेट पोटेंशियल है। तो गवादर और इनको सिस्टर पोर्ट्स इमीडिएटली डिक्लेयर करें। इसके अंदर जो राइट। फ्री ट्रेड जोन है चाबहार के अंदर भी है और गवादर के अंदर भी है, इन दोनों को सिस्टर फ्री ट्रेड करें। और वो फिर रेटरिक वाला फ्री ट्रेड ना हो, बिल्कुल सही वाला हो। अगर एक्सपोर्ट अगर और यहाँ पर आप करेंसी स्वैप का भी अलाउ कर दें, ताकि वहाँ पर रुपया यूज हो सके या उनके जो लोकल करेंसी है ईरानियन दिनार वो यूज हो सके। तो इस तरह ये मेयर्स बिल्कुल हैं। जब दूसरा सिनेरियो है जिसके अंदर आपके पास अगर सैंक्शंस नहीं होते, उस वक्त सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप चाइना के साथ मिलके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हिस्टोरिक टाइज जिसकी आपने बात की, आपके हमारे जो इकोनॉमिस्ट कॉलीग थे और शकील ने बात की, देखिए शियान से चलता था माल, सिल्क, और फिर यहाँ पहले पिशावर जाता था और उसके बाद फिर चाबहार और गवादर हमारी जो सदर्न कोस्ट है उसकी तरफ जाता था। राइट। तो आई थिंक ये दोबारा बीआरआई के थ्रू सही। रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, मेरे टाइम सिल्क रूट की। रिवाइवल की तो कोशिश की जा दोनों रही है। सिनेरियो को स्टडी करना चाहिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे सही। एग्री करता हूँ। हम बड़े नारे भी लगा देते हैं 10 बिलियन, 50 बिलियन, 60 बिलियन। आज तक सीपैक में कभी 60 और कभी 70 बिलियन की बात करते लेकिन हैं, प्रैक्टिकली हालांकि भी रियलिस्टिक उतना फिगर इससे प्रैक्टिकली कम भी है। ज़ाहिर है हम देखना चाहते हैं कि उस तरह काम हो। अली वासिफ तो साहब, फिर अब तो फिर जब मैं हम ये फिर ये इनफॉर्मल, कहूंगा कि जी जी या प्लीज जी, मैं ये सही। कह रहा हूँ कि बेटर पॉलिटिक्स को साइड पे करते हुए जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी ज्योग्राफी वाइज, रीजनल कनेक्टिविटी वाइज, वो हमें ह्यूमन नहीं मिल रिसोर्स सकती है। ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी वाइज अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा इससे उठाना बेहतर नहीं चाहिए। मिल सकती। सही सही। अली वासिफ साहब, ये इनफॉर्मल ट्रेड को अगर फॉर्मल ट्रेड में बदल दिया जाए तो ज़ाहिर है इससे भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और अभी भी हम देखते हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ईरान की फेवर में जाता है। किस तरीके से पाकिस्तान भी अपनी एक्सपोर्ट्स ईरान की तरफ बढ़ा सकता है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, जो मेन इशू मुझे नज़र आता है वो ये है कि जो हमारे बैंकिंग चैनल्स हैं उसमें रकम अगर हम मुंतकिल ना कर सकें, ट्रक जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर कई कई दिन खड़े रहें और कस्टम दस्तावेजात जो हैं हमारे आपस में मैच ही ना करते हों, तो वो अगर हम इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये इसको ज़ीरो ट्रेड एग्रीमेंट भी कर दें तो भी जो हमारी तिजारत है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकती और अपने ट्रू पोटेंशियल पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। इब्तदाई में भी आपने जिक्र किया कि हम लोग पहले ऑलरेडी वी हैव प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 2006 से नाफिजुल अमल है, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारा मेन फोकस पाकिस्तान का इस टाइम पर ये होना चाहिए कि हम अपने मैक्सिमम चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। और हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है जिसको टैप करने की इस टाइम पर ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम सियासी तौर पर थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाएं, क्योंकि हमें लास्ट टाइम भी जो मेन इशू फेस करना पड़ा वो ये था कि ईरान ने अपनी साइड की जो गैस पाइपलाइन है वो कंप्लीट कर ली, जबकि पाकिस्तान उस साइड पर थोड़ा सा वीकेंड पे नज़र आया, या थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज हम लोगों ने अपनी तरफ से काम नहीं किया। और वो वाला ऐसा उसमें ट्रू पोटेंशियल था राइट। जिस तरह हमारे पास ऑयल सेक्टर के अंदर था या दीगर जो क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट कर सकते थे। साथ ही साथ में एक प्रोडक्ट और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हम जी जो खाद बनाने के लिए जो इंपोर्ट करते हैं मटेरियल और जो कतर से चीज़ें आती हैं वो हम ईरान से भी ले सकते थे, तो हमारा एक तो उसका जो फेयर था वो कम हो जाता और दूसरा हमें कॉस्ट भी सही यहाँ से सही। कम पड़ती ठीक है, बिकॉज ऑफ ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे जल्दी से, फिर वापस सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल एक खबर का जो कि इस वक्त बहुत सर्कुलेट कर रही है कि पाकिस्तान पर भी इसके असरात पड़ने का खदशा है। स्मार्टफोन्स का अहम पार्ट यानी प्रोसेसर्स और चिप्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। दुनिया की बड़ी मोबाइल चिप साज कंपनी क्वालकॉम ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। मुल्क में तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन्स भी महंगे होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। एप्पल के मुताबिक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनने वाले बड़े डाटा सेंटर्स की बड़े पैमाने पर खरीदारी से मेमोरी चिप्स की कमी हो गई है। इसी वजह से रैम और स्टोरेज चिप्स महंगी हो गई हैं, जिसका असर अब मोबाइल फ़ोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अगर हम पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी को देखें तो मुल्क में मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी उभरती हुई सनत बनती जा रही है। पीटीए के मुताबिक मुल्क में मोबाइल कनेक्शंस की तादाद 20 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें से 71% स्मार्टफोन्स हैं। 25 करोड़ अफराद की बड़ी मार्केट होने के बायस दुनिया की बड़ी मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज ने पाकिस्तान का रुख किया और अब कोरिया और चीन के बड़े आलमी जो ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स तैयार कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर पराचा साहब, चेयरमैन मोबाइल इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, और इफ्तिखार परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, सबसे पहले मैं ज़रा यही जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों ने जो चिप्स की इतने बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी है कि अब दुनिया में इसकी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे वाकई जो स्मार्टफोन्स हैं वो महंगे होंगे और जो इंडस्ट्रीज हैं वो मुतासर होंगी स्मार्टफोन्स की? तो यह है कि मोबाइल फोन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मेन चीज है, दैट इज द चिपसेट। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की आज सबसे मेन चीज है वो चिपसेट है। और चिपसेट ग्लोबल, जैसे आपने अभी कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीज़ों की वजह से चिपसेट की शदीद शॉर्टेज हो गई है पूरी दुनिया में। और ऑफ कोर्स इसकी शॉर्टेज होने की वजह से मोबाइल फ़ोन पूरी दुनिया में महंगे हुए हैं। ना कि मोबाइल फ़ोन बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जा रही हैं। और आप नियर फ्यूचर में देखेंगे मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं सबकी प्राइसेस बढ़ेंगी। पाकिस्तान में पिछले 2-3 माह में मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस एटलीस्ट 20% बढ़ चुकी हैं और ये इम्कान ये है कि अनदर 15 से 20% मोबाइल की प्राइसेस फिर बढ़ेंगी, मज़ीद बढ़ेंगी। अच्छा, मुजफ्फर साहब एक पॉइंट और मुझे बताइएगा। इंटरनेशनली हम जब न्यूज़ को देखें तो उसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि डाटा सेंटर्स के लिए बहुत सारी कंपनीज अब चिप तैयार कर रही हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह यही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मोबाइल की बनने वाली चिप्स हैं वो महंगी हो रही हैं। ये बात दुरुस्त है? देखिए, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम, ये 110% बिल्कुल आपने सही बात की है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। इस डेटा सेंटर्स की वजह से इन चिप सेट की शॉर्टेज हो गई है। और चिप सेट्स की जो नई मैन्युफैक्चरिंग है वो एक फैक्ट्री, एक तो इट इज़ वेरी कॉस्टली, दूसरा इसको बनाने में मिनिमम 3 से 5 साल का अरसा दरकार है। राइट। तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि बिल्कुल कि इस हद तक कीमतें बढ़ सकती हैं। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई आपको लगता है ये कोई वक्ती बहरान है या आने वाले बरसों में हम देखेंगे कि एआई की वजह से जो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो मुसलसल महंगी होती हमें दिखाई देंगी? जी, ये तो खैर बात सही है कि वो प्राइसेस बढ़ने से, शॉर्टेज होने से प्राइसेस बढ़ रही हैं और शायद कुछ देर और बढ़ेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं जितनी के देनी चाहिए उससे। वो इसलिए क्योंकि अगर लेट से एक प्रोसेसर की कीमत, जो कि प्रोसेसर इज़ अबाउट 15% ऑफ ए चिपसेट, अगर उसकी कीमत 20% भी बढ़ती है तो वो टोटल का 3% बनता है। तो अगर टोटल हम चिपसेट ले लें, उसमें मेमोरी चिप्स हैं, मेमोरी चिप्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्रोसेसर्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन ये नहीं कि हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। सो टोटल जो इम्पैक्ट आता है फ़ोन पे, एक फ़ोन पे मेरे ख्याल में 5 से 10% से ज़्यादा नहीं आता। और वो प्राइसेस जो वो भी ऐसा है कि उसमें सब के सब चिप्स ऐसे नहीं हैं जो कि आइंदा सालों में शॉर्टेज रहेगी। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे चाइनीज़ तो बहुत इस पे शद्दोमत से काम हो रहा है और वो अपनी रैंप अप कर रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये बहरान बहुत लंबा नहीं चलेगा। हाँ, कुछ चिप्स में बहुत लंबा चलेगा, लेकिन हर किस्म के चिप्स में नहीं चलेगा।
तो दूसरे लफ्जों में एक तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना कि हम ख्याल कर रहे हैं। वो जो न्यूज आइटम जिसका आपने जिक्र किया वो भी एप्पल के बारे में। एप्पल की बड़े स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं, तो एंड्रॉयड के चिप्स इतने ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये ज्यादा आम अवेलेबल हैं, जो कि आमतौर पे फोन हैं, एंड्रॉयड फोन्स हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो ये कि ज़्यादा नहीं चलेगा, दूसरा ये कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं। तीसरी बात मैं ये कहता चलूँ कि ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे यहाँ प्राइसेस का, वो पड़ता है एक्सचेंज रेट का, और वो पड़ता है गवर्नमेंट की ड्यूटीज और टैक्सेस का। राइट। अब जी बिल्कुल सही। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एप्पल के और जो दीगर एंड्रॉइड इस वक्त हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं मार्केट में, उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, फिर मुजफ्फर साहब की तरफ वाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। परवेज इफ्तिखार साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ तकरीबन तमाम जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं या मुल्क में असेंबल होते हैं, तो आलमी कीमतें बढ़ने का जो हमारा यूज़र, एक तो इसके ऊपर कितना फ़र्क आएगा, और सेकेंडली जब हम ये देख रहे हैं कि ये बताया जाता है पीटीए की जानिब से कि तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर हमारा जो है वो मोबाइल कनेक्शंस हैं, तो ऐसे में हमारी इंडस्ट्री क्या कर रही है कि हमारे यूज़र को सस्ता मोबाइल प्रोवाइड किया जा सके? जी, पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप जी पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, ये बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री सबसे पहले तो पाकिस्तान में इस वक्त आपके 96% फ़ोन मेड इन पाकिस्तान है, और ये मेड इन पाकिस्तान होने की वजह से काफ़ी सारी प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं। इस वक्त सिर्फ एक इम्पैक्ट आ रहा है जो इंडस्ट्री को मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से कि सस्ते से सस्ता फ़ोन प्रोवाइड किया जाए। रीज़न ये है कि जब से चिपसेट महंगे हुए हैं, कंपनीज क्या चाहती हैं कि वो बहुत सस्ते फ़ोन में वो चिपसेट ना डालें। अगर सस्ते फ़ोन में चिपसेट डालेंगे तो उसकी प्राइस का इम्पैक्ट शायद 10% आएगा या 15% आएगा। अगर फ़ोन 20,000 रुपये का है या 25,000 रुपये का और चिपसेट उसमें 15% भी महंगा हुआ है, इसका मतलब उसकी प्राइस 25 से 28,000 या 29,000 हो जाएगी, जो कि इस प्राइस रेंज में कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ये प्राइस इंक्रीमेंट। वही अगर चिपसेट वो यूज़ करते हैं थोड़े हाई एंड फ़ोन में जिसकी प्राइस 60-70 हज़ार रुपये है, तो उसके अंदर अगर 2-3 हज़ार बढ़ता है तो वो उसकी वो क्लास जो 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन लेती है वो उस प्राइस इम्पैक्ट को डाइजेस्ट कर लेती है। सो इस वक्त सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है कि जितने ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो 50-60 हज़ार वाले फ़ोन की तरफ जा रहे हैं ताकि जो पब्लिक को कम से कम इम्पैक्ट लगे, रादर दैन 25,000 का फ़ोन 28-30 हज़ार का हो तो उसकी सेल नहीं आती, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। सो ये इम्पैक्ट तो आ रहा है। इसके लिए हमारी भी हुकूमत से गुजारिश है कि एक तो आपने टैक्सेशन का जो पीटीए टैक्स है वो बिल्कुल एक अलग है, लेकिन जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं आपने उसमें मुल्क के ऊपर 62% का टोटल टैक्सेस लगाए हुए हैं, which ठीक है, is उन 29% टैक्सेशन को भी अगर कम corporate किया tax। जाएगा तो मोबाइल की कीमतें नीचे आ सकती हैं। मुजफ्फर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, और परवेज साहब शुक्रिया, आपने हमें शो में वक्त दिया। आप इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।